कोलरॉस लॉ के सामने लिखा हुआ है इट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का क्या मतलब है कि जब स्लाइड क्लियर है सबको? कोलरॉस लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर डाइल्यूशन आप इनफाइनाइट कर देते हो, ठीक है, डाइल्यूशन क्या कर दिया आपने, इनफाइनाइट। डाइल्यूशन इनफाइनाइट का मतलब है कि आपने सॉल्वेंट बहुत ज्यादा ऐड कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम जितना आप ऐड कर सकते हो उतना मैक्सिमम आपने ऐड कर दिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि कंसंट्रेशन लगभग लगभग क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। जीरो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो अप्रॉक्स। इतना जब आप डाइल्यूशन कर देते हो किसी सॉल्यूशन में, तो जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो उसके आयंस का एडक्ट होती है। मतलब क्या, अगर हम NaCl की बात कर रहे हैं तो NaCl का अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी देखते हो आप, किसके लिए, NaCl के लिए, तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी के Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी के एडक्ट के इक्वल होगी। ठीक है, आयंस के लिए ये इस तरीके का साइन ना लिख करके लैम्डा लिखते हैं। बात एक ही है, बात क्या बोली जा रही है, ये मोलर कंडक्टिविटी कंपाउंड की है और ये मोलर कंडक्टिविटी आयन की है। ठीक है, तो क्या कहता है ये लॉ कि अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट है तो Cl माइनस की या Na प्लस का जो भी कंट्रीब्यूशन है मोलर कंडक्टिविटी में वो सेम रहता है। इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब कि Cl माइनस को आप CH3Cl में ले लो, Cl माइनस को आप किसी और सॉल्ट में ले लो, उसका जो ये कंट्रीब्यूशन होगा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या रहेगा, सेम। इसीलिए हम लोग जो प्लस माइनस वाला रूल था ना उसको यूज कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया था, जैसे हमने लास्ट टर्म पे एक क्वेश्चन किया था ना, CH3COONA CH3COOH के लिए निकालना था, HCl के लिए दिया हुआ था, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये सारी वैल्यूज दी हुई थी। ये वैल्यूज हमें गिवन थी, ये और हमें निकालना क्या था, CH3COH के लिए निकालना था। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि ये जो एसीटेट माइनस आयन हो और H आयन हो, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इसमें भी वही होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो किसी और सॉल्ट में होगा। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब है कि ये आयन एसीटेट आयन H के साथ हो या एसीटेट आयन Na के साथ हो या एसीटेट आयन किसी और सॉल्ट में हो, इसका जो कंट्रीब्यूशन है मोलर कंडक्टिविटी के लिए वो सेम रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। वो किसके साथ जुड़ रहा है उससे मतलब नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू उसकी होती है। इसी वजह से जब हमें CH3COH का निकालना था तो हमने क्या देखा कि हमें इसके लिए किसकी साइन का चाहिए, CH3CO माइनस का चाहिए और H प्लस का चाहिए। इन दोनों के लिए हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी अगर पता लग जाए, एड अप करके हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ से हमें किसका किसका मिलेगा, एक एसीटेट का मिलेगा और एक किसका मिल जाएगा, Na प्लस का। फिर नीचे वाले में हमने देखा कि हमें किसका मिल जाएगा, H प्लस का मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, और किसका मिलेगा, Cl माइनस का। फिर उसके नीचे वाले में हमने देखा यहाँ से हमें Na प्लस का मिल जाएगा, यहाँ से हमें Cl माइनस का मिल जाएगा। तो इन सबको, इन तीनों को यूज करके हमने CH3COH के लिए डेटा निकाला था। क्या किया, ये चाहिए, जो चीज चाहिए उसको पॉजिटिव में रख लो,
जो नहीं चाहिए उसको क्या करो, निगेटिव कर दो। H भी चाहिए तो ये इक्वेशन भी ले ली, Na नहीं चाहिए तो इसको माइनस में कर दिया। जब माइनस में करोगे तो ये एक Cl पॉजिटिव में है, ये Cl माइनस में चला जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे Na पॉजिटिव में है, ये Na निगेटिव में चला जाएगा तो ये कट जाएगा। अब अपने पास बचेगा क्या क्या, केवल CH3COO माइनस और ये H प्लस बचेगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी इसके लिए। ठीक है, तो क्या कहता है ये लॉ कि अगर आप डाइल्यूशन इनफाइनाइट करते हो तो जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, उनकी मोलर कंडक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एसीटेट आयन को कोई और सॉल्ट बना दो तो भी उसकी मोलर कंडक्टिविटी वही शो करेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और कोई और सॉल्ट ले लो तो भी वही शो करेगा। ठीक, तो ये था कोलरॉश लॉ जिसको यूज करके हम लोग, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि कोलरॉश लॉ को अप्लाई करके हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे तो सीधे हमें प्लस माइनस करना पड़ा, हो सकता है कहीं पे आपको कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़े, हो सकता है आपको कहीं पे किसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़े, कोई नंबर x से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, कोई नंबर y से आपको डिवाइड भी करना पड़ सकता है इक्वेशन में। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं। जैसे दो इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए कहीं प्लस करते हो आप वैल्यू निकालने के लिए, कहीं माइनस करते हो, कहीं मल्टीप्लाई भी करते हो, कहीं डिवाइड भी करते हो किसी नंबर से, वैसे यहाँ पे भी क्या सॉल्ट दिया है, क्या हमें रिजल्ट लाना है, उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ता। क्लियर, तो ध्यान क्या रखना है, ये किसके लिए वैलिड है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और किसी डाइल्यूशन पे ये वैलिड नहीं है, केवल और केवल इनफाइनाइट पे ही वैलिड। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है, ये डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा, कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन का इफेक्ट देख रहे हैं। डाइल्यूशन का क्या कर रहे हैं हम लोग, इफेक्ट देख। ठीक, तो डाइल्यूशन से होता क्या है, देखो एक बार आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम हो, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक लगभग बहुत कम हो, उसको वीक बोलते हैं। और दूसरा आप लेते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन आते हैं, जैसे आपका ले लिया आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, सॉल्ट ले लिए, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे आपने ले लिया HCl, आपने ले लिया NaOH, या आपने ले लिया NaCl, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपने एसिटिक एसिड ले लिया, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। ठीक, तो डाइल्यूशन से होगा क्या, जब आप सॉल्वेंट बढ़ाते जाओगे, सॉल्वेंट खूब ज्यादा ऐड कर दोगे, सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हो मोर एंड मोर। ठीक है, जब सॉल्वेंट बढ़ाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता क्या है कि जैसे जैसे आप सॉल्वेंट बढ़ाते जाते हो, डाइल्यूट करते जाते हो, इसका मतलब कंसंट्रेशन को डाउन करते जाते हो। दो चीजें हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो आप और कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। वॉल्यूम बढ़ाने को बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, कंसंट्रेशन डाउन होती जा रही है, V बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन डाउन हो रही है, दोनों एक ही बात। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, अल्फा इंक्रीज करता है। जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो अल्फा क्या होता है, इंक्रीज करता है। अल्फा इंक्रीज करने का मतलब है कि पहले मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स आपने लिए एसिटिक एसिड के और 5 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे थे, 5 एसीटेट और 5 H+ बन रहा था। ठीक है,
तो डाइल्यूशन जब बढ़ाओगे तो ये जो नंबर है ये इंक्रीज कर जाएगा, 6 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। तो डाइल्यूशन जब बढ़ाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा इंक्रीज करता है, मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। डिसोसिएटेड आयंस इंक्रीज करेंगे, तो आयन अगर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। क्या कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ये कहानी होती है। अब स्ट्रॉन्ग में सोचते हैं। स्ट्रॉन्ग में देखो, स्ट्रॉन्ग में क्या चीज हुई कि स्ट्रॉन्ग में ये बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग बोलने का मतलब ही ये है कि आप मान के चलो कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग जैसे ही बोल दिया वैसे ही क्या मतलब हो गया, 100% डिसोसिएशन। मतलब अल्फा क्या है, 100% है। मतलब अगर आपने 100 मॉलिक्यूल Na के लिए, NaOH के लिए, तो 100 Na प्लस और 100 OH माइनस बन रहे हैं ऑलरेडी। तो अब डाइल्यूशन और करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 100 तो मैक्सिमम होता है ना 100%। अब डाइल्यूशन और करने से इस पे फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग में कहानी क्या चेंज होती है कि जब आप और डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन आप बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो डाइल्यूशन क्या करता है कि वाटर कंटेंट को बढ़ाता है। और वाटर आपको पता है कि जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है डाइइलेक्ट्रिक। कैसी प्रॉपर्टी होती है, डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक का मतलब होता है आयंस को सेपरेट करने की प्रॉपर्टी। तो ये क्या करता है, आयंस अगर पास पास हैं तो इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाता है। ठीक है, डिस्टेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Na प्लस और Cl माइनस के बीच में, या Na प्लस और OH माइनस के बीच में, या H प्लस और Cl माइनस के बीच में, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे ये बंधे हुए, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा। तो इफेक्टिवली अगर सोचो, थोड़ा सा ये वीकनिंग में काम कर रहा है, तो इफेक्टिवली ये भी क्या करेगा, कंडक्टेंस को बढ़ाएगा। लेकिन दोनों के तरीके क्या है, अलग है। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। कौन, सॉल्वेंट। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस, नॉट कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस बढ़ रहा है। कैसे, देखो, अगर आयंस की बात करो तो आयंस तो 100% हमने बोल दिया, तो आयंस तो नहीं बढ़ रहा है। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। वीक कैसे हो रहा है, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग डाइइलेक्ट्रिक आ गया, वो उसको अपार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इफेक्टिवली अगर देखो तो पहले मान लो 90, 95 हो रहे थे, तो अब उसका नंबर 98, 99 ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक, हाँ, ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कंडक्टेंस तो इंक्रीज होगा। तो दोनों केसेस में कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के केस में इतना ज्यादा इफेक्टिव बहुत ऐसा नहीं दिखेगा, दिखेगा बट बहुत ऐसा नंबर में नहीं दिखेगा। यहाँ पे कंडक्टेंस का अच्छा इंक्रीमेंट दिखाई दे। इतनी बात क्लियर है सबको। अब देखो, कंडक्टेंस की हमने बात कर ली। दूसरी चीज क्या होती है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी कप्पा। कप्पा क्या था, 1 ml में जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसी को तो कंडक्टिविटी कह रहे थे। 1 ml में जितने भी आयंस प्रेजेंट थे उसकी वजह से जो आपका क्या हो रहा था, कंडक्टिविटी हो रही थी, उसी को कंडक्टेंस हो रहा था, उसी को हम कंडक्टिविटी बोल रहे थे, कप्पा बोल रहे थे। अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर देखो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देख लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ कि 1 ml अगर ये लेते हो आप, तो 1 ml में आयंस बढ़ रहे हैं ना, आयंस इंक्रीज होंगे, यस और नो। क्यों, क्योंकि ओवरऑल में डाइल्यूशन करने पे आयंस बढ़ रहे हैं, तो यानी 1 ml में भी कुछ तो नंबर बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उस तरीके की चीज हमें दिखाई नहीं देगी।
अच्छा ध्यान से सोचो, आयंस के नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक बार खुद से सोचो। 1 ml आयंस कम होंगे। अच्छा, और कोई पहले अपने से सोच लो तब। नहीं, आयंस तो बढ़ेंगे, वैसे तो बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। 1 ml में ले रहे हैं ना। देखो हमने क्या किया है, पहले मान लो सॉल्यूशन 100 ml था, अब मान लो हमने डाइल्यूशन कर दिया उसका, हमने सॉल्यूशन को बना दिया 500 ml। ठीक है, अब 500 ml के अकॉर्डिंग ये कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी क्या या डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस चीज को एनालाइज हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखो एक फैक्टर हमने ये बताया कि अल्फा बढ़ेगा डाइल्यूशन पे, ये सीधा सीधा फैक्टर बताया हमने कि डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ेगा, ये तो सीधा सीधा बताया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इसको डाइल्यूट कर दे रहे हैं हम और वाटर ऐड कर दे रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो वैसे सोचो तो आयंस बढ़ने चाहिए। ठीक, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ 1 ml में कितना बढ़ रहा है, कुछ सिग्निफिकेंट बढ़ रहा है क्या, 1 ml में क्या चीज हो रही है। तो इसको देखने के लिए, इसमें क्या हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो इसको देखने के लिए देखा गया कि अच्छा भाई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जब इसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा गया, तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि आप वीक और स्ट्रॉन्ग की जो भी कहानी बताते रहो कि इसमें ज्यादा डिसोसिएशन है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, ठीक है, इसमें इफेक्टिव दिखना चाहिए, इसमें नहीं दिखना चाहिए, एट लास्ट क्या देखा गया कि 1 ml में आयंस का नंबर इफेक्टिवली कम हो रहा है जब डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ओवरऑल में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट डेटा से हमें पता लगा कि कंडक्टिविटी दोनों के केस में डिक्रीज हुई। ये डेटा आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कंपेयर हम नहीं कर पा रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना बढ़ा और उसके अकॉर्डिंग 1 ml में कितने आयंस बढ़े। तो ओवरऑल में दोनों सॉल्यूशन को देखा गया, तो ऐसा देखा गया कि दोनों के केस में कप्पा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, वॉल्यूम को इंक्रीज करने। क्लियर। ठीक, तो ये जो कप्पा की वैल्यू है ये हमने किससे पता लगाई, एक्सपेरिमेंटल डेटा से, उससे हम नहीं एनालाइज कर पा रहे। अब इसके बाद और कौन सा डेटा है, एक हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी और दूसरी हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। अब इन दोनों को भी देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, कप्पा 1000 डिवाइडेड बाई m। इसको देखो, कप्पा 1000 डिवाइडेड बाई n। ठीक, अभी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में, प्रीवियस वाले में रिजल्ट में हमने ये देखा कि जब वॉल्यूम बढ़ाते हो, डाइल्यूशन को क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो कप्पा क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। इस फॉर्मूला में 1000 तो नंबर है, कप्पा की वैल्यू डिक्रीज कर रही, तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अगर देखो कप्पा डिक्रीज कर रहा है तो लैम्डा एम क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो लैम्डा एम डिक्रीज करना चाहिए। ठीक, कोई नोट कर रहा है क्या। अब यही सेम चीज यहाँ पे भी आएगी, इक्विवेलेंट में भी, कि भाई अगर कप्पा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है वॉल्यूम इंक्रीज करने पे, तो लेमडा ई क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन इसमें एक दूसरा फैक्टर भी है, कौन कौन है, मोलरिटी भी है और नॉर्मेलिटी भी है। और आपको पता है कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी कैसे डिपेंड करते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है,
मोल्स, और यहाँ पे होता है वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो तो मोलरिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो नीचे वाली वैल्यू कम हो रही है, तो m क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। m अगर डिक्रीज कर रहा है तो लैम्डा m इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आई सबको? और यही सेम बात यहाँ पे भी है कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे भी नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डाइल्यूशन बढ़ा रहे तो नॉर्मेलिटी क्या होनी चाहिए, v इंक्रीज कर रहे हो तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज करनी चाहिए। और नीचे वाला नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये नंबर क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। यही होना चाहिए ना। अब क्या हुआ यहाँ पे, इन दोनों को अगर देखा गया तो भाई ये दोनों उल्टे हो गए। इसके अकॉर्डिंग लैम्डा एम डिक्रीज, इसके अकॉर्डिंग लैम्डा एम इंक्रीज। यहाँ पे भी अपोजिट आ रहा है। ठीक, तो अब फिर से देखा गया कि भाई कप्पा पे ज्यादा, कप्पा वाला फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव है एक्सपेरिमेंट से या मोलरिटी और नॉर्मेलिटी वाला। तो इसमें भी जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन है, डोमिनेटिंग फैक्टर इन दोनों में से कौन आता है हमारा, मोलरिटी एंड नॉर्म। तो अगर मोलरिटी और नॉर्मेलिटी डोमिनेटिंग फैक्टर हैं तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलरिटी कम हो रही है तो लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाने पे नॉर्मेलिटी कम हो रही है तो लैम्डा ई क्या होगा। तो क्या याद रखेंगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी पे। अब आप बोलोगे फॉर्मूला ये है तो उसके ऊपर क्यों नहीं कर रहा है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया किसको चेंज करने से ज्यादा चेंज आ रहा है। तो ये दोनों चीजें अगर डिक्रीज कर रही हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो लैम्डा एम और लैम्डा ई दोनों ही क्या करेंगे, क्लियर होती है बात? तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि कंडक्टेंस भी इंक्रीज किया और लैम्डा एम लैम्डा ई भी इंक्रीज किया, केवल कंडक्टिविटी क्या की, डिक्रीज। तो क्या याद रखो, कॉमन क्या याद रखना है कि डाइल्यूशन अगर आप कर रहे हो तो क्या इंक्रीज किया, कंडक्टेंस, लैम्डा एम लैम्डा, कप्पा क्या हुआ, याद रख लेंगे। ठीक, ओके, यहां तक की बात। अब देखो, अब बात की गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा गया कि चलो भाई कोई ग्राफ खींच के देख लेते हैं। तो उसके लिए एक इक्वेशन बना दी गई, एक साइंटिस्ट से डिबाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन दी गई। ठीक है, तो वो किस लिए दी गई वो देखते हैं हम लोग। डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज करते हो आप, डाइल्यूशन चेंज करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी सेम रूल लगा सकते हैं। ग्राफ बुक्स में मोलर के लिए बनाए गए लेकिन इक्विवेलेंट के लिए भी सेम रूल लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि उधर मोलरिटी की जगह बस नॉर्मेलिटी आ जाता है, बाकी चीजें उसी तरीके से चेंज होती है। तो देखा गया ऐसा कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया और बोर्ड पूरा विजिबल है ना, हमने लैम्डा एम और कंसंट्रेशन का रूट ले लिया, रूट ऑफ सी। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाया तो सही नहीं बना, रूट के साथ बनाया तो स्ट्रेट लाइन बन गया। लैम्डा एम और रूट ऑफ सी
किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाया, तो इन्होंने देखा कि एक कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका जो ये स्लोप है ये बहुत ज्यादा नहीं होता। स्लोप ज्यादा नहीं होने का मतलब ये है कि इस तरीके की स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्लोप मैंने ज्यादा ही बना दिया, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन देखने से आपको क्या पता चल रहा है? अगर ग्राफ को इधर से देखो, ये कंसंट्रेशन है, इधर से राइट से अगर लेफ्ट की तरफ आओ आप, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। कंसंट्रेशन कम करने का मतलब डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, सॉल्वेंट ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, इतना ऐड कर दो कि उसके बाद अब आप ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे C 0 हो जाएगा, जा करके इस पॉइंट पे अगर आते हो तो C 0 हो जाएगा। C अगर 0 है तो उसी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। C अगर अप्रोक्सीमेट 0 होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उस पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, यस और नो, ठीक। तो ऐसा ग्राफ मिला हमको, जैसे हम मान लो NaCl के लिए देखें तो इस तरीके का ग्राफ। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं, इसको यहां से ऐड अप करो होगा, तो इस ग्राफ को अगर आप पीछे करते हो, ये यहाँ कंसंट्रेशन C 0 मिल जाएगा, ये C 0 वाली लाइन है। इसका मतलब ये जो लैम्डा, यहाँ तो लैम्डा m की वैल्यू है, तो ये जो लैम्डा m होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा? लैम्डा m इनफाइनाइट हो जाएगा, यस और नो। तो इस तरीके का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला, और ऐसा देखा गया कि अगर उस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा आप पीछे की तरफ मूव करते हो और इस y एक्सिस से ऐड कराते हो तो वहां पे कंसंट्रेशन 0 हो जाता है, मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट से इस ग्राफ से आप लैम्डा m इनफाइनाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन का इस तरीके का ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिला, वीक के लिए नहीं, ठीक। अब इसको अगर देखो तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन बनाया, टीबाई हकल ऑनसेगर, अच्छा आप कह रहे हो यहाँ से क्यों नहीं? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि इतना आप, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि आप इतना इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दो, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है? इमेजिनरी है। आप मानते हो कि अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए तो ऐसा आपको मिले, ठीक। तो क्या इक्वेशन है? डिबाई हकल ऑनसाइगर इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो? लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट, ये स्ट्रॉन्ग के लिए है केवल ये इक्वेशन, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस b रूट ऑफ, ये लैम्डा m क्या है? किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी। ये लैम्डा m इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। b एक कांस्टेंट है, रूट c कॉन्सेंट्रेशन का रूट। क्लियर है? बस क्या याद रखना है? ये जो इक्वेशन है वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक के लिए नहीं लगा, वीक के लिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ही नहीं मिलता। हाँ, ये भी, ये जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने एक कांस्टेंट अलग अलग के लिए निकाल करके देखा, तो वो ये वैल्यू कांस्टेंट थी तो उसको बी कांस्टेंट नाम है, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये इक्वेशन याद रखेंगे, कभी कभी इक्वेशन पूछ लेते हैं, 2014 में शायद मेन में ये पूछा है इन्होंने। बस ऐसे ही क्वेश्चन दिया है कि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए किसी कंसंट्रेशन पे लैम्डा m है और लैम्डा m इनफाइनाइट ये है और कंसंट्रेशन C गिवन है,
तो इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। हाँ डायरेक्ट 4 इक्वेशन दे दी थी, चारों इक्वेशन में से, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखो तो आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करो तो क्या बनेगा, ये y बन जाएगा, m क्या बनेगा ये x एक्सिस पे है तो m बन गया आपका ये, और ये x बन गया, और ये क्या बन गया, देख पा रहे हो, क्लियर है। ये NaCl के लिए इस तरीके का ग्राफ आ रहा है, HCl के लिए भी इसी तरीके का आएगा, ठीक है। NaCl और HCl का कंपैरिजन भी देख लेते हो, कोई नोट कर रहा है क्या। अब देखो स्ट्रॉन्ग में इन्होंने 2 लिए, जैसे एक बार क्या किया इन्होंने, यही रूट सी और यहाँ पे लैम्डा, एक बार NaCl के लिए खींचा ग्राफ और एक बार HCl के लिए ग्राफ खींचा, तो क्या देखा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट करना है हमें कि ये जो इसका स्लोप है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्लोप आएगा, ठीक है, ये लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन टाइप ही होगा, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब जीरो स्लोप वाली बात कर रही हूँ, स्लोप बहुत ज्यादा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन जब डिक्रीज कर रहे हो तो ऐसा लैम्डा एम में बहुत ज्यादा ऐसा इंक्रीज नहीं आता, और बहुत ज्यादा इंक्रीज आता तो लाइन कुछ इस तरीके की आती, मतलब स्लोप ज्यादा, ठीक है। तो स्लोप इतना ज्यादा कुछ आएगा नहीं, स्ट्रेट लाइन टाइप ही दिखेगी। लेकिन अगर 2 को कंपेयर करना है तो 2 को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, HCl के लिए जो हमने देखा वो थोड़ा सा ऊपर है, हाँ क्या ये हाँ ये लाइन शो कर रही है कि C जैसे जैसे कम कर रहे हो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, बस यही शो कर, और कुछ नहीं। उसी चीज को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया, जो बात अभी हमने पीछे उसमें पढ़ी ना, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही, तो वही चीज, ठीक है। और अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना चाहो तो इस ग्राफ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट। पूछा जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, क्यों नहीं कर पाते हो, और स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे कर सकते हो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ग्राफ के थ्रू, तो ग्राफ के थ्रू इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ को आप पीछे की तरफ ले जाओ, यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलेगी वो लैम्डा एम इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक। तो NaCl और इसके लिए देखा गया, तो NaCl और इसके लिए देखा गया, HCl के लिए तो ग्राफ ऊपर की तरफ, और NaCl का ग्राफ कहाँ पे मिला हमको, HCl का ग्राफ अगर ऐसे, NaCl का ग्राफ उससे नीचे। अब ये क्या शो करता है, अगर सेम कंसंट्रेशन पे, मान लो ये कोई कंसंट्रेशन सपोज C1 है, ये मान लो कोई कंसंट्रेशन C2 है, ये मान लो कोई कंसंट्रेशन C3 है ना, अलग अलग रूट लगा देते हैं, ये रूट मान लो। तो इसी C1 कंसंट्रेशन पे हमने देखा कि NaCl का यहाँ पे मिल रहा है और HCl का क्या मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर ग्राफ मिल रहा है। तो क्या रीजन है इसका कि HCl का, तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया तो आयनिक मोबिलिटी H प्लस की ज्यादा थी, H प्लस की मतलब H प्लस के आयंस जो थे वो ज्यादा फास्ट मूव कर रहे, इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या थी, ज्यादा, और कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के लिए किसकी जरूरत होती है, आयंस की मोबिलिटी की तो जरूरत होती है। तो ऐसा देखा गया कि H प्लस जितने भी पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी H प्लस की होती है। तो इसका ग्राफ जिसमें H प्लस होगा उसका ग्राफ सबसे ऊपर, ठीक है। जैसे 2-3 चीजें अगर दे दी जिसमें ये वाला आयन कॉमन है, भाई ये Cl माइनस यहाँ भी है, Cl माइनस यहाँ भी है, तो ये तो कंपैरिजन का फैक्टर बनेगा नहीं, इसकी स्पीड बन सकती है। तो देखा गया कि H प्लस की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, जितने भी पॉजिटिव आयन ले लो, जैसे मान लो आप H प्लस के साथ आपने Na प्लस को कंपेयर कर लो, Cu+2 को कर लो, या किसी को और को भी कर लो, तो H प्लस की आयनिक मोबिलिटी सबसे, हाँ Cl नहीं होता तो कोई और होता,
क्योंकि बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, तो ऐसी चीज आपको देंगे जो एक कॉमन हो। तो जो कॉमन होगा कुछ और होगा, एफ होगा, आई होगा, कोई और होगा। तो एक को कॉमन कर देंगे, दूसरे को कंपेयर करवाएंगे, दूसरे से आप कंपेयर। दोनों अगर अलग अलग दे देंगे तो हमको नहीं पता है कि कौन सा है ज्यादा तेजी से। यहाँ पे तो हमें पता है H प्लस सबसे छोटा होता है, तो सबसे तेज मूव करता है। क्लियर? जैसे NaCl और KCl में ऐसा आपको लगता है कि KCl जो होगा वो आपका स्लो मूव करेगा क्योंकि बड़ा है, और Na क्या होगा, छोटा, इसलिए ज्यादा मूव करना चाहिए। लेकिन आयनिक मोबिलिटी देखी गई कि Na प्लस की क्या होती है, कम होती है, और K प्लस की ज्यादा होती है। तो KCl का ग्राफ ऊपर गया और NaCl का ग्राफ नीचे आया, ऐसा। ठीक, अब देखो, अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। ये इक्वेशन याद रखिएगा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऑन सेंगर इक्वेशन कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं लगेगी। वीक के लिए कहानी थोड़ी सी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। वीक के लिए ग्राफ ऐसा नहीं, वीक के लिए ग्राफ कैसा मिलता है, इस टाइप का मिलता है। इसको शायद बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपोटेन्यूज, इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, तो इसके ग्राफ से अगर आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना है तो हम देखते हैं कि इसके ग्राफ को अगर आप पीछे करोगे तो ये कहीं पे भी जाके इस पे नहीं मिलता, इस एक्सिस को टच नहीं करता। आप कितना भी पीछे करते जाओ ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता लगता है कि इस ग्राफ के थ्रू आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी नहीं कैलकुलेट कर सकते। लैम्डा एम इनफाइनाइट cannot be calculated by this graph। ठीक है, ऑन सेंगर इक्वेशन क्यों नहीं लगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाली गई थी, इसके लिए नहीं। तो इस ग्राफ को अगर देखो तो क्या देखने को आपको पता लग रहा है कि आप अगर धीरे धीरे डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है मोलर कंडक्टिविटी, फिर एकदम से देखो इंक्रीज कर। ठीक है, तो एकदम से इंक्रीज होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इसीलिए ग्राफ, इसका ग्राफ और उसका ग्राफ एकदम अलग तरीके का। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आज हमने क्या पढ़ा अभी तक, केवल हमने पढ़ा कोलरॉस लॉ कि भाई जो एक आयन है उसका कंडक्टेंस, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी दूसरे आयन की कंडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करेगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कंडीशन किस पे है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कोलरॉस लॉ से हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, सबके लिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ के थ्रू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं हो सकती। केवल किसके लिए कैलकुलेट हो सकती है, स्ट्रॉन्ग के लिए। ऑन सेंगर इक्वेशन पढ़ी डिबाई हाकल वाली, और वो ऑन सेंगर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को शो कर रही थी। उसमें माइनस बी जो था वो क्या था, बी जो था वो कांस्टेंट था, तो वो एम की जगह स्लोप की जगह पे आ गया, और बाकी आपका वो स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ क्रिएट करता है। ठीक, कुछ क्वेश्चन किए जाए। एक और कुछ बताना था, एक टॉपिक और क्या कराना था आपको। चैप्टर टफ लग रहा है क्या बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों? क्या आवाज आई? नहीं ठीक लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा है ज्यादा? अच्छा, एक पॉइंट और याद रखो, कभी कभी पूछते हैं ये जो बी की वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो याद रखिएगा बी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है,
C था कंसंट्रेशन, लैम्डा m था आपका मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और लैम्डा m इनफाइनाइट था क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और B जो कांस्टेंट था ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है, सॉल्वेंट कितना थिक है कितना थिन है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसका सरफेस टेंशन क्या है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है बी जो है इसमें ऑन सेंगर इक्वेशन। ठीक, अब चलो अब एक दो क्वेश्चन कर लो। जैसे देखो इन्होंने इसमें ग्राफ दिया हुआ NaCl और KCl का ग्राफ दिया, ठीक है, NaCl और KCl के लिए ग्राफ दिए हुए हैं, बताना है कौन सा है ना, किसके किसके बीच में ग्राफ है, लैम्डा m और रूट c के बीच में। यही वाला ग्राफ है ना। तो सबसे पहले पता है NaCl और KCl दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ आएगा, किसका ऊपर जाएगा किसका नीचे जाएगा इसकी बात करनी है हमको। दो ग्राफ ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, एक में NaCl को पहले दे दिया KCl को बाद में, एक में KCl को ऊपर दे दिया और NaCl को नीचे दे दिया, ठीक है, दो ग्राफ कट करते हुए दिए हुए हैं ऐसे कुछ, एक में एक को NaCl एक को KCl ऐसे करके दिया इन्होंने, NaCl KCl, NaCl KCl और फिर NaCl KCl। किसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, कट तो नहीं करते हैं ग्राफ, ठीक है, पैरेलल से आते हैं। Na+ की ज्यादा होगी पक्का, या K+ की ज्यादा होगी, Na+ की ज्यादा होनी चाहिए, क्यों, मैंने Na+ की ज्यादा बता दी, Na+ छोटा है ना K+ से, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने अभी बताया तो था आपको, लेकिन ये बताया था शायद कि K+ की मोबिलिटी ज्यादा होती है। अकॉर्डिंगली हमें लगता ये है कि किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, Na+ छोटू है तो Na+ की ज्यादा होनी चाहिए, K+ बड़ा है तो K+ की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब मोबिलिटी चेक की गई तो होता क्या है कि जो ये K+ था इसकी मोबिलिटी ज्यादा थी, Na+ की कम थी, तो ग्राफ कौन सा होना चाहिए, थर्ड ग्राफ, ठीक है। इसका एक रीजन और है, इसमें जो होता है ना, जब वाटर में डिजोल्व करते हो ना तो हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, हाइड्रेशन के बाद कौन सा आयन ज्यादा OH- को अटैच करा लेता है अपने साथ, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी वजह से आयन का साइज किसका बड़ा होता है किसका छोटा होता है। जैसे जब हम लोग S ब्लॉक पढ़ रहे थे तो S ब्लॉक में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिथियम प्लस जो होता है, लिथियम प्लस K+ Na+, इन सब में जब आयनिक मोबिलिटी वाटर में देखी जाती है तो आपने ये पढ़ा था कि लिथियम सबसे छोटा है, तो अकॉर्डिंगली आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन लिथियम प्लस को OH- के साथ ज्यादा अटैच होकर बड़ा हाइड्रेटेड आयन बना लेता है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, जो सबसे छोटू था उसकी सबसे कम हो जाती है आयनिक मोबिलिटी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगता है, तो KCl का ग्राफ ऊपर आता है, NaCl का ग्राफ कहाँ आता है,
H प्लस तो एक्सेप्शनली वो बहुत छोटा है, H प्लस जो है ना एक्सेप्शनली बाकी सबसे बहुत छोटा। तो ग्राफ हमारा कौन सा बनता है? नहीं, हमेशा नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। 2-3 जो केस बताएं वही याद रखने हैं, सबके केस पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग, जैसे NaCl KCl का याद रखो, ठीक है, HCl का याद रखो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो ऐसे ही ग्राफ जाना है, ये होना ही नहीं। ठीक, एक और करें क्वेश्चन। एक और मैंने लगाया था इसी से रिलेटेड। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप देखो तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे दो एसिड कंपेयर कर लो, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, जो वीक एसिड होगा उसके लिए ग्राफ नीचे आएगा, और जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके लिए ग्राफ क्या होगा? ऊपर आएगा। मान लो दो है, दो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, और जो ज्यादा वीक होगा दोनों में उसका नीचे की तरफ, ठीक है। कॉल रश पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन क्यों नहीं दिए पता नहीं। 14 मेन में दिया इन्होंने, इन्होंने ये वाला डिबाई वाला जो है ना, इसमें बी की जगह कैपिटल बी यूज किया है बस, बाकी कुछ नहीं है, बस बोला है रिलेशनशिप बताओ, नाम वाम कुछ नहीं बताना है, कांस्टेंट बी ऐसा बोल दिया। और और अब आपको कराना है मुझे ये वाले सेकेंडरी वाले जो आते हैं ना, सेकेंडरी सेल है, स्टोरेज बैटरी है, किसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये चीजें करानी है आपको। अप्रॉक्स अपना टॉपिक क्या हो गया है, खत्म हो गया। अब कुछ स्पेशल केसेस होंगे उनको करवा दूंगी, है ना, बाकी इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, इसका नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस का है ना, क्वेश्चन करके दिखाना है आपको इलेक्ट्रोलिसिस का। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ सबको याद है ना, पहला वाला M इज इक्वल टू ZIT, और दूसरा वाला क्या था, M1/E1 इज इक्वल टू M2/E2, है ना, और ये Z के लिए भी लागू होता है, अगर हम ऐसे कर लें Z1 उसके लिए भी लागू होता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, a current 3.7 एम्पियर क्या हुआ देवांग, कुछ चाहिए? रफ नहीं लाया, मेरे पास भी क्या है, a current 3.7 एम्पियर, रुक जाओ मैं देती, इससे देना आसान है ना। 3.7 एम्पियर is passed for 6 hours for 6 hours 3.7 एम्पियर करंट पास किया जाता है फॉर 6 आवर्स बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड इन 0.5 लीटर ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन, 2 मोलर सोल्यूशन, 2 मोलरिटी दी हुई है, ऑफ निकल नाइट्रेट NiNO3 होल ट्वाइस, NiNO3 होल ट्वाइस,
what will be the molarity of solution at the end of electrolysis? What will be the molarity of solution at the end of electrolysis? सबने क्वेश्चन नोट कर लिया है क्या? नहीं किया? इसको दे दो लास्ट क्वेश्चन। कब का है? आया तो बहुत पहले 1978 का। इन पुराने क्वेश्चंस जो है ना, पुराने आईआईटी के जो क्वेश्चंस है वो क्या है, ज्यादा टफ है, दमदार है। ठीक है, तो पहले तो अपन रिसेंट वाले कर लेते हैं, फिर पुराने भी करने चाहिए। चलो भाइयों और बहनों, ट्राई कीजिए, सोचिए इसके बारे में थोड़ा। कोमल, सुना है तुम्हारे इरादे बदल गए? कोमल, क्या सीन है? अरे हाँ, नहीं सर से तो तुम बात की हो, लेकिन एकदम आराम से डिसाइड तो करो, नहीं तो ऐसे तो परेशान हो जाओगे ना। हम्म, डिसाइड करो तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग, कैसे करना चाहिए? हम्म, हाँ, z इज इक्वल टू होता है मैंने क्या बताया था आपको, E इज इक्वल टू z। मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ, E इज इक्वल टू z। निकल का मोलर मास की जरूरत पड़ रही है क्या? चलो, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें तो जरूरत नहीं पड़ रही है। निकल का मोलर मास कितना होता है? 37 तो नहीं होगा, क्योंकि इसका 28 तो एटॉमिक नंबर ही होता है, तो अप्रोक्सीमेटली डबल तो होगा ही होगा। कुछ समझ आ रहा है सबको क्या करना चाहिए? हम्म, देखो शुरू के जो मोल्स आएंगे वो जो मोलरिटी गिवन है उससे आएंगे, और फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो कुछ डिपॉजिट हो जाएगा जाके, तो डिपॉजिटेड मोल्स होंगे कुछ, है ना? तो शुरू के मोल्स में से जब डिपॉजिटेड को माइनस करोगे, जो अलग हो रहे हैं इससे, उसको माइनस करोगे तब फाइनल आएंगे, क्योंकि फाइनल पूछा है ना। हाँ, उसी के लिए तो फैराडे लॉ लगाएंगे।
पहले चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करो मास से। मास दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, देख पा रहे हो? मैं पहले इसलिए नहीं बता रही हूँ कि पहले आप ट्राई करो। क्वेश्चन के डेटा को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपको डेटा क्या गिवन है? करंट दे रखी है, टाइम दे रखा है, चार्ज आ जाएगा आपका। अगर चार्ज आ गया तो आप फैराडे निकाल लोगे। आंसर आ रहा है, आंसर क्या दे रखा है? 1.172 फैराडे निकाल सकते हो आप क्यू निकालने के बाद। और फैराडे से आपको पता लग सकता है कि कितना ये निकल वो होगा, डिपॉजिट होगा। उस तरीके से 1 फैराडे से इतना होता है तो 2 से कितना होगा, उस हिसाब से निकल का डिपॉजिटेड मास निकाल सकते हो आप। मोल्स भी पता लग जाएंगे। ट्राई करो, नहीं तो मैं बताती हूँ। आंसर आ रहा है, आंसर आपका दे रहे हैं 1.172 मोलर। मोलरिटी निकालनी ना फाइनल की। NiNO3 का मास, मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। मास की क्यों जरूरत पड़ रही है? अच्छा देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं। NiNO3 इसका हो रहा है ना, ठीक है। तो पहले ब्रेक करके देखते हैं। ये Ni+2 में ब्रेक होगा और 2NO3, ठीक। Ni+2 के साथ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बना लेगा क्या, Ni बना लेगा। यही होगा इसके साथ, निकिल के साथ, ठीक। तो इसका मतलब ये 2 फैराडे का गेन कर रहा है, 2 फैराडे गेन कर रहा है। तो कितना डिपॉजिट हो रहा है Ni का? Ni का एक आपका ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा अगर ये 2 फैराडे। अब यहाँ से पहले हम क्या करें, फैराडे कैलकुलेट करो, कितने फैराडे आप यूज करो, चार्ज कैलकुलेट करो। Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है ना। I कितना है, T कितना है, 6 आवर्स। तो आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे इसको, है ना। तो यहाँ से आ गया आपका Q, ये तो कूलम्स में आया। अगर आपको फैराडे निकालने हैं तो फैराडे कितने निकालोगे, नंबर ऑफ फैराडे अगर निकालने की कितने यूज हो रहा है तो आप कैसे निकालोगे, 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 6, 3600 डिवाइडेड बाई 9650, ये निकल जाएगा यहाँ से फैराडे कि कितने फैराडे यूज हो रहे हैं। भाई ये तो चार्ज यूज हो रहा है, चार्ज हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं, फैराडे के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फैराडे निकाल लिया, 1 फैराडे इज इक्वल टू दिस कूलम, तो 96500 से डिवाइड कर दिया। तो ये आपके क्या आ गए, फैराडे आ गए। अब इतने फैराडे यूज हो रहे हैं, इतने फैराडे यूज होंगे तो निकल के कितना डिपॉजिट होगा,
अगर 2F फैराडे यूज करते हो तो निकल कितना डिपॉजिट होता है? 1 मोल डिपॉजिट होता है, ठीक है। और अगर आप इतने फैराडे यूज कर रहे हो, इतने फैराडे यूज कर रहे हो तो कितना निकल डिपॉजिट होगा? ये 2F नीचे आ जाएगा। टू से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इतने मोल ये क्या हो जाएगा? डिपॉजिट होगा निकल। ठीक है। अब शुरुआत में डेटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक डेटा और दिया है इन्होंने ना, कहा? ये 36 कर दिया, ये 0 0 को उड़ा दिया। लास्ट में क्या दिया हुआ है इन्होंने? एक डेटा, एक और चीज दी हुई है। बोल रहे हैं कि बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड 0.5 लीटर ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन। 2 मोलर है और 0.5 लीटर है, तो इससे मोल्स निकल सकते हैं क्या निकल नाइट्रेट के? मोल्स निकल सकते हैं। निकालो मोल्स, कैसे निकलेंगे? मोल्स इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो कितना हो जाएगा? मोल्स कितने दिए हुए हैं? मोलैरिटी कितने दिए है? 5। मोलैरिटी 2 दी हुई है और ये 0.5 दिया हुआ है, तो 1 आ जाएगा। हाँ, क्या हुआ? नहीं, 0.5 दिया हुआ है ना वॉल्यूम, और ये 2 दिया हुआ है, तो मोल कितने आ गए? अब 1 मोल आ गए। तो शुरुआत में निकल नाइट्रेट के मोल कितने हैं? 1 मोल है। अब 1 मोल अगर निकल नाइट्रेट है तो निकल प्लस 2 भी तो 1 मोल ही होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 मोल था शुरू में और बाद में ये मोल कैलकुलेट कर लो, ये वाले मोल। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करो कितने आ रहे हैं। शुरू में कितना था? 1 मोल था। जीरो 0.828 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। विदुषी बता रही हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.828। हाँ हाँ, 3.6636 डिवाइडेड बाई 965 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 भी है मल्टीप्लाई में, 2 से और डिवाइड होगा तो 0.414 आ जाएगा। जो आपका डिपॉजिट, ये मोल्स आएंगे इसके, जो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होंगे, वो कितने आ जाएंगे आपके? 0.414। ये मोल्स आ गए इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। कितने थे इनिशियली? इनिशियली मोल्स कितने थे? हमने मोल्स इनिशियल वाले निकाल लिए थे ना, 1 थे। तो आप रिमेनिंग बता सकते हो? इलेक्ट्रोलिसिस हो गई ना, तो इतने तो चले गए, तो रिमेनिंग कितने होंगे? 1 माइनस दिस 0.5 में कुछ आ जाएगा। हाँ, अब मोल्स आ गए और आपको निकालना क्या है? मोलैरिटी निकालनी है। तो ये जो मोल्स है ये तो 0.5 लीटर में है, मोलैरिटी किस में आती है? 1 लीटर में आती है ना, तो डबल कर दोगे भाई। ये आपके क्लास देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जितना निकला है निकल का मोल, वो हमने कैलकुलेट कर लिया।
फैराडे के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा आ गया 0.414। शुरू में जो आपका वॉल्यूम दिया था और मोल्स दिए थे, उससे हमने मोल्स के वॉल्यूम और मोलरिटी दी थी, उससे इनिशियल निकाल लिए कि सॉल्यूशन में पहले कितने थे, वो आ गए हमारे 1 मोल। ये इलेक्ट्रोलिसिस के बाद निकल गए 0.414, अलग हो गया ये। तो अब रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 1 माइनस दिस वैल्यू रह जाएगी। अब मतलब जो भी आ रही हो, अब वैल्यू तो आप कैलकुलेट करोगे। ये जो 0.414 डेटा है ये गलत भी हो सकता है, आपको सही कैलकुलेट करना है। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपके रिमेनिंग आ यही रहा है, रिमेनिंग मोल्स आ गए आपके ये, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन में आपको मोल्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन में बोला फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी बताइए। तो आपको पता है कि मोलरिटी की डेफिनेशन होती है, क्या होती है, मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, यही तो होती है मोलरिटी की डेफिनेशन। अब जो इनिशियल डेटा दिया था उसमें जो वॉल्यूम था वो 0.5 लीटर था, तो हम लोग ये अगर इतना आता है आपका 0.5 लीटर में, तो अगर आपको ये वैल्यू 1 लीटर में कैलकुलेट करनी है तो जस्ट डबल कर दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आंसर आपका आ रहा है 1.172। आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा घुमा करके दे दिया गया था। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है मेंस में, अभी जो आ रहा है एडवांस में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये जो 85 का क्वेश्चन है, पुराने जो आपके मेन आईआईटी के क्वेश्चन होते हैं वो उनको घुमा फिरा के एडवांस में मेंस में देते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या अब ये शुरू का डेटा एक दे दिया था, उससे आपको मोल्स कैलकुलेट करवाए, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हुआ उससे कितने निकल के मोल्स होंगे वो कैलकुलेट करवाए, कितने निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको रिमेनिंग पूछ लिया था, तो इनिशियल में से आपने ये वाले माइनस कर दिए, ठीक है। मोल्स पूछा नहीं था, मोलरिटी पूछा था, तो 1 लीटर में निकालना पड़ा हमको, तो 1 लीटर में कैलकुलेट करना। क्लियर है सबको? सुहानी, राशि, दीपक, एक और बताएंगे, एक और करिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का। करना बहुत क्या है, नहीं, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे कर लो। जिंक Zn+2 1 मोलर, Cu+2 1 मोलर, Cu, Cu+2 +2 electron gives Cu and Zn+2 +2 electron gives Zn। दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है, इसके लिए 0.350 दिया हुआ है और इसके लिए -0.763 दिया हुआ है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन में पूछा गया राइट डाउन सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखना है, 3 पार्ट में क्वेश्चन है, सेल रिएक्शन लिखो, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। दूसरा है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, थर्ड है आपका इस सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। स्पॉन्टेनियस के लिए तो आपको पता है, यही देखना होता है कि आपका
जो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस है, अगर निगेटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में है। सिंपल सेल का क्वेश्चन है, मोलैरिटी भी 1 दी हुई है, तो सीधे सीधे आप कर सकते हैं। जल्दी से करके बता दीजिए मुझे। पानी कहाँ है? बताइए। रिद्धिमा, सुहानी, हेमांग, दीपक, राशि कर पा रहे हैं कुछ 25% तक भी ट्राई कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को जो मैं करवा रही हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो अगर कोई है तो बताना भाई, कहाँ पे नहीं आ रहा है मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिप्लाई नहीं करो कि आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका पेपर आपको फेस करना है, ना तो वहां पे आपके साथ टीचर आएगा और ना वहां पे किसी दूसरे का ज्ञान आपके काम आएगा। तो जितना ज्ञान मिलता जा रहा है लेते चलिए और पूछते भी चलिए, अगर किसी को कहीं दिक्कत आ रही है तो। पहला स्टेप सबका हो गया, सेल रिएक्शन लिख लिया सबने? हम्म। 1 मोलर है ना, तो नष्ट लगाओगे तो उधर वाला लॉग वाला पूरा टर्म जीरो ही हो जाए, तो वो लगाओ नहीं लगाओ बात एक ही है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो आप लगा के दिखाओगे बोर्ड वोर्ड में जैसे आता है, जैसे इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले तो सब्जेक्टिव भी आता था ना। अगर पॉजिटिव आ रहा 1 पॉइंट, अच्छा नॉन स्पॉन्टेनियस, अच्छा देखते हैं भाई। देखो ये एनोड है, पता लग रहा है अपने को, जिंक से Zn+2 बन रहा है, राइट हैंड साइड में कैथोड है, ये भी पता लग रहा है, कॉपर+2 से कॉपर बन रहा है। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है? दोनों रिएक्शन को लिख करके क्या करते हैं, जिंक से Zn+2 ये बना था, और यहाँ पे क्या बना था, कॉपर+2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना था। तो दोनों को एड अप कर दो तो ये हो गया जिंक प्लस कॉपर+2, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इधर से कट जाएंगे, Zn+2 प्लस कॉपर, यहाँ पे 1 मोलर कंसंट्रेशन लिख दो, यहाँ सॉलिड लिख दो, यहाँ 1 मोलर कंसंट्रेशन लिख दो, यहाँ सॉलिड लिख दो, हो गई सेल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। कैथोड राइट साइड में है तो कॉपर वाले का ले लो, कॉपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.763, कितना दिया हुआ है, -0.763। कॉपर का वो तो पहले वाले का दिया है ना, अच्छा कॉपर को पहले लिखा है, ठीक है 0.350,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर का पहले दिया हुआ है 0.350, चलो भाई 0.35 और माइनस माइनस में क्या है पॉइंट, दूसरे वाले का 0.763। तो अब ये वैल्यू आपको पता है, कौन कह रहा था नॉन स्पॉन्टेनियस है? हाँ देखो पॉजिटिव आएगा ना, नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे कर दिया आपने, 1 पॉइंट आ रहा है ना, 1.113 वोल्ट, इतना ही तो आ रहा है। अब क्योंकि आपका ईएमएफ क्या आ गया पॉजिटिव, नस्ट इक्वेशन पूरी नहीं लगाई हमने इसमें, क्यों नहीं लगाई? नस्ट इक्वेशन अगर लगाते ई नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉग, ठीक है, क्या लगाते हैं P बाई आर, P बाई आर लगाते हैं ना। प्रोडक्ट कौन है Zn+2 और रिएक्टेंट कौन है Cu+2, दोनों की कंसेंट्रेशन 1 मोलर 1 मोलर है, तो 1 और 1 अगर यहाँ पे आप लगाओगे तो ये log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। इसलिए हमने सीधे सीधे क्या किया, दोनों की कंसेंट्रेशन 1 मोलर थी तो हमने सीधे सीधे यही वैल्यू निकाल ली, ई नॉट निकाल लिया, वही ईएमएफ थी। क्लियर है सबको बात? ठीक है, और आंसर अपना क्या बनता है, एक बार चेक तो कर लो कहाँ गया, डेटा तुम्हारा सही आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन कहाँ से लिया था हमने, धन धनाधन धन, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता है ये, अब ऐसा क्वेश्चन आजकल बोर्ड में दे देते हैं, समझ रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन किस में दे देते हैं हम, अब बोर्ड में दे देते हैं, पहले किस में देते थे, पहले जेईई में देते थे, है ना, अब बोर्ड में दे देते 1.113 आ रहा है, हाँ ठीक है। ठीक, तो आज की क्लास ऑफ किया जाए। चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय। नेक्स्ट में हम लोग बैटरीज के बारे में बात करेंगे, कैसी कैसी बैटरी, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट टर्न पे आपका शायद संडे को कर रही हूँ ना, तो संडे को तो आपका पेपर डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसने टेस्ट दिया है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पेपर डिस्कशन में बैठेंगे, और मैं मैसेज में डाल दूंगी क्या टाइमिंग है ना, एक बार सर से भी डिस्कस कर लूंगी कि क्या, फिर मैं मैसेज कर दूंगी आप लोगों को संडे के लिए। और नेक्स्ट अपनी इसकी क्लास में हम लोग बैटरीज करेंगे और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे, कुछ रहता है क्या, मेरे हिसाब से तो अभी रह नहीं रहा है, पर एक बार देख लेंगे, फिर से मैं देख लूंगी, मतलब आप लोग भी देख लेना, बुक में एनसीईआरटी का कोई टॉपिक छूटा नहीं रहना चाहिए, अनटच्ड नहीं होना, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चों। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, लेक्चर अपलोड कराना है, अच्छा ठीक है, मैं सर को बोलूँ।